नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम देखेंगे अपना पहला प्रश्न, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। प्रश्न का अगर हम अर्थ समझ लेते हैं तो उसे सॉल्व करना और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में मिड डे मील जो बच्चों को दिया जाता है उस समय में कौन सा सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है इनमें से। तो पहला है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। क्या ये बात सही है कि जो मिड डे मील में समय व्यर्थ होता है, कह सकते हैं वो व्यर्थ का समय है, ऐसा ऑप्शन में कहा जा रहा है। यह शिक्षण अधिगम का मूल्यवान समय बर्बाद करता है। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो मिड डे मील योजना चलाई जाती है उसका शिक्षण अधिगम से कोई भी लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अधिगम का अवसर है। यह जो मिड डे मील है ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए, यानी कि आपके पर्यावरण शिक्षण को सीखने के लिए बच्चों के लिए अच्छा अधिगम का अवसर है। ऑप्शन नंबर लास्ट है आपका, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो बहुत ही आसानी से उस उत्तर का चयन कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले तो उन ऑप्शंस को देखेंगे जो कि इस उत्तर के लायक नहीं है, गलत है। तो देखिए, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। क्या मिड डे मील उन्हीं बच्चों को दिया जाता है जो खाली पेट आते हैं? क्या सभी बच्चे आकर के ये नोट करवाते हैं कि हम खाली पेट आए हैं और हम कुछ खा करके आए हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो साथ में बैठ करके भोजन करते हैं जिससे उनके अंदर एक सामाजिकता, सहयोगात्मक भावना का विकास होता है। शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चे समूह में बैठ करके भोजन करते हैं तो उनमें सबसे पहली बात तो एक जो भावना जन्म लेती है वह होती है समानता की भावना, कि वहाँ पर भैया कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच जैसा कुछ भी नहीं होता है, सभी बच्चों को समान तरीके से भोजन दिया जाता है। दूसरी चीज़ है, बच्चों में सामाजिकता का विकास होता है कि बच्चे एक दूसरे से सहयोग की भावना सीख सकते हैं। जैसे तुम मेरी थाली लिए आना, अरे तुमने अपनी चम्मच ले ली। तो इस तरीके से बच्चों की भाषा का भी विकास होता है। बच्चे दाल और रोटी को बोलते हैं, फिर कहते हैं अरे तुम्हारी दाल में क्या है, मेरी रोटी में मैंने कितनी रोटी खाई है। तो इस तरीके से बच्चे कई चीज़ों को मिड डे मील के द्वारा सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा कि इसका शिक्षण अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। पहला ऑप्शन था आपका, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो शिक्षण अधिगम है उसमें मिड डे मील भी एक अधिगम का ही रूप निभाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका यानी कि 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि यह ईवीएस शिक्षण यानी कि पर्यावरण अधिगम के लिए एक अच्छे अवसर को उपलब्ध कराता है। अगला देखेंगे, प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। देखिए, ये वह सभी प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यकीन मानिए, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो इन्हें बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ईवीएस जो है आपका यानी पर्यावरण अध्ययन, इसके संदर्भ में बोझ के बिना सीखना, इसका क्या मतलब है, ये क्या बताता है। तो ऑप्शन ए है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। क्या ये कहा गया है कि बोझ के बिना सीखने का मतलब है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसको आधा कर दिया जाए। ऑप्शन बी कह रहा है स्कूल बैग का वजन कम करना, या ऑप्शन सी कह रहा है ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। जो आपके पर्यावरण की पुस्तक है उसमें जितने भी चैप्टर हैं आपके 10 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं, तो उनमें क्या अध्यायों की संख्या कम करना, आपके लेसन जो है, चैप्टर जो है, उनकी संख्या को कम कर दिया जाए। या अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, या बच्चों का जो भार है, अबोध से यहाँ अर्थ लगाएंगे बालक, अबोध जिसे किसी भी चीज़ का अबोध नहीं है, तो अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो हम देखेंगे कि जो आपके यशपाल मेहता जी ने
एक सुझाव दिया था बिना बोझ के शिक्षा। तो उसका जो सीधा सा तात्पर्य था वह था स्कूल बैग को कम करना। इसका ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा करने से कोई वजन कम नहीं हो जाएगा। इसके बाद ईवीएस पाठ्य पुस्तक के अध्यायों की संख्या कम कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चों का बोझ कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है, ये सही होता यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया गया होता कि स्कूल बैग का वजन कम करना, क्योंकि जो आपकी यशपाल मेहता समिति ऑर्गेनाइज की गई थी उसका सीधा सीधा सा यही मतलब था कि स्कूल के जो बैग होते हैं बच्चों के उनका वजन कम कर दिया जाए। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। जो ईवीएस की क्लास होती है उसमें सभी बच्चों को समूह में जब सिखाते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, क्यों समूह में सिखाते हैं। मैं जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन को बार बार रिपीट करती हूँ, दोहराती हूँ, अर्थ निकालती हूँ, यकीन मानिए अगर आप भी इसी तरीके से करते हैं ना तो कभी भी आप गलत आंसर चूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो प्रश्न की भाषा होती है वह अपना उत्तर स्वयं चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि मैं उत्तर हूँ। बस ज़रूरत है आपको समझने की, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि आप प्रश्न को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ें। तो ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए है छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। मतलब जो छात्र हैं उनको हम आसानी से प्रतिबंधित कर सकेंगे, मतलब एक जगह होंगे तो उन्हें आसानी से कुछ भी क्रिया करवा सकते हैं, वरना अलग अलग करवाएंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा और उनका वर्कलोड कम हो जाएगा। क्या ये बात सही है। अगला देखेंगे, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है इसके बाद हमारी जो समावेशी शिक्षा है ये सभी चीज़ें सिर्फ इसी बात पर जोर देती हैं कि समानता, लिंग भेदभाव जैसा कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। अगला देखेंगे, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो हमने ऑप्शन ए देखा था जो कि हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सभी बच्चे एक जगह हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें आसानी से प्रतिबंधित कर सकते हैं। क्यों, कारण भी जान लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की क्षमता, रुचि और उसके साथ साथ उसका तरीका, हर चीज़ अलग होगी। तो जब बच्चे समूह में सीखेंगे तो हमारे ऊपर वर्कलोड और बढ़ेगा, क्योंकि हमें प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार कार्य को करना पड़ेगा। और ऑप्शन सेकंड जो कि हमारी विषमता को बढ़ा रहा है, हमारे लैंगिक भेद को बता रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे कि कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले बच्चों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। देखिए, अगर हम कम जो बच्चे सीख पाते हैं, थोड़े मंद हैं, उनको हम अलग कर देंगे, तेज बच्चों को अलग कर देंगे तो तेज बच्चे तो और भी तेज हो जाएंगे, लेकिन जो मंद बच्चे हैं उन्हें सीखने में बहुत डिफ़िकल्टीज होगी। और जो समावेशी शिक्षा है वह यह बताती है कि हमें जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं और जो औसत आयु के बच्चे हैं, औसत बुद्धि के बच्चे हैं, उन सभी को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि जो औसत बुद्धि के बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ सृजनात्मक क्षमताएं अवश्य पाई जाती हैं जिन्हें प्रतिभाशाली बच्चे सीख सकेंगे, और प्रतिभाशाली बच्चों से समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारे औसत बुद्धि वाले बालक हैं वह उनसे सीख सकेंगे। तो हमें बच्चों को कैसे सिखाना है, एक साथ सिखाना है, अलग अलग नहीं करना है। भेदभाव करने वाले ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होंगे। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सहयोग के मूल्य को लागू करने। देखिए, बच्चे जब साथ साथ होंगे, एक समूह में होंगे, तो उनके अंदर एक सहयोग की भावना आएगी, एक टीम भावना आएगी कि हम सब तो एक हैं। एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब हम समूह में सीखेंगे तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को समझ सकेंगे, इसके साथ साथ हम सक्रिय भी होंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि अगर हम समूह से हट गए तो ये समूह बेकार हो जाएगा, और प्रत्येक छात्र यही सोचेगा, इसलिए पूरा समूह जो है वो एक सक्रिय रूप से सीख पाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बाला का पूरा रूप क्या है। ये कुछ उस टाइप के प्रश्न हैं जो आपसे वन लाइनर में हर वर्ष पूछ ही लिए जाते हैं, और इनका कोई भी पेडागॉजी से रिलेशन नहीं होता है, बल्कि ये शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो वन लाइनर क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको आपको याद रखना ही होगा। तो बाला का जो पूरा रूप है वह क्या है। ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मतलब ब्रेल की सहायता से अधिगम का आकलन करना, या मस्तिष्क सहायता प्राप्त
असाइनमेंट, मस्तिष्क की सहायता करने के लिए जो अधिगम असाइनमेंट बनाए जाते हैं वो है, या अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल है, या अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग है। तो देखिए, जान लीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसका पेडागोजी से कोई रिलेशन नहीं है, ये वन लाइनर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। जो बाला है उसका मतलब होता है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है वो बी को डिनोट करता है, इस चीज़ से आप याद रखेंगे, बी फॉर बिल्डिंग। तो बाला का जो पूरा रूप है वह क्या हो जाएगा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। वैकल्पिक ढांचा मीन्स एक ऐसा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते पढ़ाते हमने क्या किया, एक प्लान बी भी तैयार रखा। मीन्स अगर बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती है इस तरीके से, तो हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं। तो उसके लिए जो ये अर्थ है वह क्या हो सकता है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यक्रम, पुस्तक, स्पष्टीकरण और विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। ऑप्शन डी कह रहा है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। बहुत ही केयरफुली आंसर करेंगे। यहाँ पर जब हम भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो हमें आंसर करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए हम ऑप्शन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। क्या वो वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ऐसा नहीं है कि हमारे सभी विचारों को दृढ़ता से अर्जित कर सकें। कुछ विचार ऐसे होते हैं जिसमें बालक की रुचि होती है और वह उसे अर्जित कर लेता है, सीख लेता है, अधिगम कर लेता है, लेकिन कुछ विचार उसकी रुचि के अनुरूप नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। हमने कोई भी भौतिक घटना देखी है उसका जो स्पष्टीकरण है वह हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं, जबकि जो एनसीएफ आपका है वह बताता है कि बच्चों को किसी भी चीज़ में आप क्या करेंगे, व्याख्या ना दे करके एक प्रयोगात्मक और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे, दिखा करके और करा करके उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे। इसलिए ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देखेंगे, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। विचार जो अवधारणाओं के, जो हमारे ऐसे विचार हैं जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से, देखिए कुछ हमारे ऐसे विचार हैं जो हमारी अवधारणाएं हैं उनके औपचारिक रूप से अलग हैं, कानूनी रूप से अलग हैं और स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है ऐसे विचार जो अवधारणाओं और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। अगर बच्चा किसी चीज़ को नहीं समझ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसे जो एक तरीका बता दिया गया है कि नहीं, औपचारिक तरीका ये है कि भैया 2 में 3 जोड़ना है तो हम 2 में ही 3 जोड़ेंगे, चाहे बच्चा सीखे और चाहे बिल्कुल भी ना सीखे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत पद्धति होगी, क्योंकि अगर बच्चा 2 में 3 जोड़ करके नहीं सीख रहा है तो हम उसे 3 में 2 जोड़ करके दिखाएंगे, हम उसे किसी अन्य चीज़ों का प्रदर्शन करके सिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो अवधारणाएं बना दी गई हैं उससे ही चलते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है वह होते हैं वैकल्पिक ढांचे। जैसे किसी चीज़ की पद्धति सिखाने की कुछ है लेकिन वो बालक उस पद्धति से नहीं सीख पा रहा है तो हम अन्य पद्धति का उपयोग करके उसे सिखा रहे हैं, ये कहलाएगा एक प्रकार का वैकल्पिक ढांचा। और लास्ट ऑप्शन था आपका वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वैकल्पिक ढांचे के रूप में, हाँ हम मान सकते हैं कि ऑप्शन आपका तब सही होता जब ऑप्शन नंबर 3 आपका नहीं दिया होता। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह है तो यह क्या है? एक अंधविश्वास है, एक मिथक है, या वैज्ञानिक तथ्य है, या रूढ़िबद्ध धारणा है। भैया ऐसा किस वैज्ञानिक ने सिद्ध करके दिया है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर हैं? किस वैज्ञानिक ने ऐसा सिद्ध किया है? तो हम देखेंगे कि जो अंधविश्वास है ये भी आप आंसर कर सकते हैं, आप रूढ़िबद्धता भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो सबसे सटीक उत्तर होगा वह होगा आपका रूढ़िबद्ध धारणा। देखिए अंधविश्वास वह होता है कि जब हमें कोई चीज़ सामने दिख रही होती है लेकिन फिर भी हम उसे मानने का, जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें खूब दिख रहा हो कि कोई चीज़ सामने किस तरीके की है, लेकिन हमने अपने मन में जो धारणा बना रखी है वही धारणा बनी रहती है।
लेकिन जो अंधविश्वास से और भी ऊपर उठेंगे तो वह हो जाएगी रूढ़िबद्ध धारणा, जो बरसों से चली आ रही है उसे हम कहेंगे रूढ़िबद्धता। तो जो रूढ़िबद्ध धारणा है वह है आपकी कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर नहीं होती हैं, ना ही पुरुष महिलाओं की तुलना में कमज़ोर होते हैं, बल्कि पुरुष और स्त्री दोनों ही समान होते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से बात की जाए या मानसिक रूप से। फ़र्क पड़ता है कि आपका वातावरण कैसा रहा है, आपका पर्यावरण कैसा रहा है। अगर आपको अच्छी डाइट मिली है, अच्छा प्रोटीन मिला है, अच्छी चीज़ें मिली हैं, तो लड़कियां भी लड़कों की तुलना में शारीरिक के साथ साथ मानसिक सभी रूपों से सक्षम हो सकती हैं। और अगर आपको डाइट प्लान अच्छा नहीं मिला है तो एक पुरुष होते हुए भी आप महिला की तुलना में कमज़ोर हो सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? मैप से प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो मैं रिक्वेस्टली बोलूँगी कि आप अपने रूम में जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जिस जगह भी पढ़ते हैं, एक मैप जरूर लगाएं और उससे डेली कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करें। तो हम देखेंगे कि जो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है वह क्या है। क्या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व है, या पूरब और पश्चिम है, या पश्चिम और पूरब है, या उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है? तो फटाफट से आंसर कीजिएगा कि जो भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला देखेंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वह किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? ऑप्शन ए है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी हो तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी, या सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो, या ऑप्शन सी कह रहा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सबसे धीमी गति होगी, या सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सबसे धीमी गति होगी। तो फटाफट से अपना आंसर चूज करेंगे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में किस स्थिति में सबसे कम गति होगी, उसकी सबसे धीमी किस स्थिति में होगी वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा कि जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, स्थानों और दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। जो स्थान, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या है? ग्राफिक कौशल है, या दिशात्मक कौशल है, या चित्रण कौशल है, या स्थितीय कौशल है? देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ईवीएस, इसके साथ आपके चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी, अगर इन चीज़ों को आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो यकीन मानिए कि आपको 100+ लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो इतना इजी है जितना अजी कुछ भी नहीं है। तो आप सबसे ज़्यादा तैयार कीजिए पेडागॉजी और उसके बाद फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। तो स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता कहलाती है चित्रण कौशल। क्या कहलाती है? चित्रण कौशल। अगला देखेंगे, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो सीधे से इसका अगर हम समझना चाहें कि अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि ऐसा कौन सा एनसीएफ है जिसके द्वारा पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया, ये इसका अर्थ है। तो आंसर आप देखेंगे कि क्या एनसीएफ 1975 यानी कि 1975, या एनसीएफ 2005, या एनसीएफ 1988 1988, या एनसीएफ 2000 यानी कि सन 2000 में आया हुआ एनसीएफ है, क्या उसने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के द्वारा जो है पर्यावरण को प्राथमिक स्तर पर लागू किया है? तो फटाफट से अपना आंसर करेंगे। तो मैं बता दूं कि जो एनसीएफ 2000 आया था इसने पर्यावरण शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर लागू करने की बात की थी, सिफारिश की थी। और लागू कब हो गई थी? तो 2005 में। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि करने का प्रचलन है? भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर स्थानांतरित कृषि करने का प्रचलन है? स्थानांतरित कृषि से मतलब होता है कि कुछ ऐसी जनजातियां भारत में पाई जाती हैं जो एक स्थान पर निवास करती हैं, वहाँ पर खेती करती हैं, खेती करने के बाद वहाँ पर कुछ समय व्यतीत करती हैं, और जिस प्रकार मौसम और ऋतु में परिवर्तन होता है तो वह उस निवास स्थान को छोड़ करके
अन्य स्थान पर अपना निवास बना लेती हैं और फिर वहाँ पर खेती, पशुपालन इत्यादि कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य है वह कहाँ पर प्रचलित है? तो ऑप्शन है आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, या दक्षिणी क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। फटाफट से बताएंगे। तो देख लेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में। क्या आंसर इसका हो जाएगा? सॉरी, इसका आंसर दक्षिणी क्षेत्र नहीं बल्कि इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम साइड में आपके इस तरीके की खेती की जाती है, यानी कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नदी और बांधों से इकट्ठा करके बिजली बनाई जाती है उसके लिए कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? ऑप्शन ए है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। जो बांध हैं वे वहाँ के लोगों को उनकी जीवन रेखा से अलग करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन सी है, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करते हैं। और ऑप्शन डी है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो फटाफट से अपना सही आंसर चूज करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? इनमें से कौन सी ऐसी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित होती हैं? तो ऑप्शन ए है जलवाष्प, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है मीथेन। तो हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, मीथेन है, ये सभी आपकी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें। अगला देखेंगे, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? जो भारत में ठंडे रेगिस्तान है वह मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? ऑप्शन ए, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, या ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। जो ठंडे रेगिस्तान है वहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्या इस वजह से वह मानसून प्रभावित नहीं होते हैं? अगला देखेंगे, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में है, क्या इसलिए उन पर कोई मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता? या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है? तो ऑप्शन फटाफट से आप अपना सही सिलेक्ट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद आपको दिख नहीं पाया होगा, तो आप एक बार से देख लीजिएगा। फिर से पढ़ देती हूँ कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों में गर्मियाँ बहुत होती हैं और ठंडियों में सर्दियाँ बहुत होती हैं, या ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, या ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली या कम होती है। तो इसका जो सही आंसर बताया था वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा 74 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 75। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ताजमहल का जो पत्थर लगा हुआ है उसमें जो उसकी वाइटनेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है, वो पीलापन एक आता जा रहा है। तो वो किस वजह से आ रहा है? क्लोरीन के कारण, या नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, या सल्फर ऑक्साइड के कारण, या सल्फर के कारण। तो फटाफट से अपना सही आंसर करेंगे कि ताजमहल के पीले होने का कारण क्या है? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे पर्यावरण के। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, यानी कि 75 का मतलब है, आप याद रखेंगे, हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। इनमें से आप मुझे बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस को आप सही कर पाए हैं और एक भी गलतियां नहीं हुई हैं। 15 में से आप 12, 10, 11 कितने क्वेश्चन आपसे बन पाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इसी प्रकार आप CTET में सबसे बेस्ट स्कोर कर सकें। तो धन्यवाद, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।